हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्री लर्नर्स पॉइंट पर। जैसे कि हम सोल्व कर रहे थे एग्रीकल्चर टेस्ट सीरीज, जिसका पार्ट नंबर 6 ये रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज़ के किसी भी टेस्ट को क्लियर नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी सभी पार्ट्स की, तो वहाँ से सभी टेस्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और पास के बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में रहने वाला है कि एग्रोनॉमी की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई, अर्थात यार ये किस भाषा के शब्द से लिया गया है एग्रोनॉमी वर्ड। तो जल्दी से बताइए, लैटिन भाषा के शब्द से, ग्रीक भाषा के शब्द से, अंग्रेजी के वर्ड से या फिर फ्रेंच भाषा के शब्द से। जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स कि एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है, लैटिन भाषा के शब्द से, ग्रीक भाषा के शब्द से, अंग्रेजी की भाषा के शब्द से या फिर फ्रेंच भाषा के शब्द से। जल्दी से बताइए कि एग्रोनॉमी की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। तो यार हाँ, अगर बात करते हैं किस शब्द की तो इसका वर्ड होता है, ठीक है, एग्रो प्लस नोमस। ठीक है, एग्रोस प्लस नोमस जो वर्ड होता है तो इन दोनों से मिलकर क्या हुआ था है, एग्रोनॉमी का उत्पन्न हुआ था, अर्थात एग्रोनॉमी शब्द का व्युत्पन्न हुआ था। और अगर बात करते हैं एग्रोस प्लस नोमस तो इनका अगर बात करते हैं मीन्स की, तो यार हाँ एग्रोस का मतलब होता है फील्ड। क्या होता है, एग्रोस का मतलब होता है फील्ड। और अगर बात करते हैं नोमस तो नोमस का मतलब होता है मैनेज। ठीक है, यानी फील्ड का मैनेज करना ही क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया यार हाँ कि एग्रोनॉमी शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो यार हाँ, अगर आपको नोमस या लॉजी, ठीक है, नोमस या लॉजी जब भी वर्ड में देखने को मिलता है तो वो किस भाषा का शब्द होता है, ग्रीक भाषा का शब्द होता है। कौन सी भाषा का शब्द होता है, ग्रीक भाषा का शब्द होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले हमारे एग्रीकल्चर टेस्ट सीरीज नंबर 5, ठीक है, एग्रीकल्चर जो टेस्ट लगा था हमारा 5 नंबर का, तो उसमें टॉप रैंक में शामिल किए गए हैं हिमा जोशी, दया राठौड़, बहादुर सिंह रावत, पवन मीणा और गोवर्धन साहू। कौन कौन है, हिमा जोशी, दया राठौड़, बहादुर सिंह रावत, पवन मीणा और गोवर्धन साहू। तो यहाँ पर 5 स्टूडेंट को लिया गया है। जिनका भी नाम आया है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनका नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइव टेस्ट अटेंड कीजिए। अगर बाई चांस आप नहीं देख पाते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि लाइव टेस्ट आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी इस वीडियो को आप क्लियर कर रहे हो, ठीक है, जब भी इस वीडियो को क्लियर कर रहे हो तो आप साथ साथ कमेंट करती जाइए। कैसे करोगे इस टेस्ट को क्लियर, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तब उसको आप साथ साथ कमेंट करते जाना है। ठीक है, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपका क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बोडो मिश्रण की खोज कब की गई थी, 1885 में की गई थी। और इसके साथ साथ यार रोगजनक कौन सा जुड़ा हुआ है, अर्थात इसमें आपसे पूछा गया है कि जो बोडो मिश्रण है तो इसका प्रयोग सबसे पहले किस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए किया गया था। ठीक है, सबसे पहले यानी कौन सा रोग है जिसकी रोकथाम करने के लिए बोडो मिश्रण का प्रयोग किया गया था। तो जल्दी से बताइए, प्लाज्मोटिफेरा ब्रेसिकी, प्लाज्मोफोरा वाइटिकोला, पेरेनोस्पोरा डिस्ट्रेक्टर या फिर फाइटोप्टेरा इन्फेस्टेंस। जल्दी से बताएंगे कि बोडो मिश्रण का जो प्रयोग किया गया था वो सबसे पहले किस रोग को कंट्रोल करने के लिए किया गया था। प्लाज्मोटिफेरा ब्रेसिकी, प्लाज्मोफोरा वाइटिकोला, पेरेनोस्पोरा डिस्ट्रेक्टर या फिर फाइटोप्टेरा इन्फेस्टेंस। तो यार हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए कि बोडो मिश्रण की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी की गई थी, हमने कई बार आपको बता दिया है, पीएमए मिलार्डेट के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, पीएमए मिलार्डेट के द्वारा की गई थी। हाँ, कब की गई थी, यहाँ पर आपको सन दे रखी है कि 1885 में की गई थी। ठीक है, बोडो मिश्रण की खोज 1885 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, पीएमए मिलार्डेट के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहले किस रोग को कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। तो यार हाँ, अगर आपसे पूछा जाता है कंट्रोल के बारे में तो सबसे पहले डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, किसका यानी किसके कंट्रोल के लिए इसका प्रयोग किया गया था, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। तो डाउनी मिल्ड्यू का कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो यार हाँ, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स का जो कोजल ऑर्गेनिज्म होता है ये होता है प्लाज्मोफोरा वाइटिकोला। क्या होता है, प्लाज्मोफोरा वाइटिकोला होता है। अर्थात इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन माना जाएगा, क्योंकि यार हाँ बोडो मिश्रण का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था ये किया गया था डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अंगूर की जो डाउनी मिल्ड्यू होती है तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले बोडो मिश्रण का प्रयोग किया गया था, और जिसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, प्लाज्मोफोरा वाइटिकोला होता है। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि केले का डीग्रेनिंग करने के लिए उपयोग करते हैं। जल्दी से बताएंगे कि डीग्रेनिंग करने के लिए किसका प्रयोग कैसा है, मीथेन का, सल्फर का, सेपा का या फिर इन सभी का। जल्दी से बताएंगे कि केले में जो डीग्रेनिंग होती है तो इसके लिए किसका प्रयोग कैसा है, मीथेन गैस का, सल्फर का, सेपा का या फिर इन सभी का। जल्दी से बताइए कि डीग्रेनिंग के लिए किसका प्रयोग कैसा है। तो सबसे पहले यार इस क्वेश्चन से डायरेक्ट आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा था कि डीग्रेनिंग सबसे पहले तो किस में देखी जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को सबसे पहले याद रखना कि डीग्रेनिंग मुख्यतः देखी जाती है केले में। किस में देखी जाती है, केले में देखी जाती है। अब ये होती क्या है, यहाँ पर इसको भी समझ लीजिए। तो यार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है डीग्रेनिंग के बारे में, ठीक है, डीग्रेनिंग अर्थात यार नेचुरल जो कलर होता है, ठीक है, मान लीजिए कोई सा भी फ्रूट है उसका अगर यार नेचुरल कलर
डेवलपमेंट हो रहा है अर्थात नेचुरल कलर में चेंजेस हो रहा है, तो इस चेंज को क्या नाम दिया गया है यार हाँ, डी ग्रीनिंग। ठीक है, केले का जो फ्रूट होता है तो इसका नेचुरल कलर अर्थात यार कि ये येलो हो जाता है, तो येलो में कन्वर्ट होने को ही क्या बोला जाता है, डी ग्रीनिंग बोला जाता है। ठीक है, नेचुरल कलर में चेंज होना ही क्या बोला गया है, डी ग्रीनिंग बोला जाता है। और डी ग्रीनिंग मुख्यतः देखी जाती है केले में। और अब क्वेश्चन पर आ जाइए कि क्वेश्चन में आपसे पूछा रहा है कि केले का डी ग्रीनिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो जल्दी से बताइए, मीथेन का, सल्फर का, सेपा का या फिर इन सभी का। तो किसका प्रयोग किया जाता है यार, अगर पूछा जाता है डी ग्रीनिंग के लिए तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है सेपा का। किसका प्रयोग किया जाता है, सेपा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि अब यहाँ पर देख ले 3 वर्ड दिए जाएंगे आपको। ठीक है, कि मक्का के गुणसूत्रों की संख्या 2n = 20 है। ठीक है, थोड़ा सा इसे लिख दीजिए या फिर कैसे भी इसके क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जो मक्का होता है तो इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 20 होते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है तो भ्रूणपोष कोशिका फर्स्ट, ठीक है, पराग मात्र कोशिका सेकंड, नली कोशिका अर्थात नली केंद्रक थर्ड और मूलाग्र कोशिका अर्थात रूट सेल में गुणसूत्रों की संख्या का क्रमश बताइए। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं और चारों पॉइंट में कितने कितने गुणसूत्र होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना कि अगर मान लीजिए यार हाँ, यहाँ पर आपको 4 वर्ड दे रखे हैं, एक होती है भ्रूणपोष कोशिका, एक होती है पराग मात्र कोशिका, एक होती है नली केंद्रक और एक होती है मूलाग्र कोशिका। तो यार हाँ, यहाँ पर आपको केवल 2 का ध्यान रखना है कि जो भ्रूण कोशिका होती है, ठीक है, भ्रूणपोष जो कोशिका होती है इसमें ट्रिपल होते हैं अर्थात मान लीजिए 2n बराबर कितने हैं, इसके जो मक्का के गुणसूत्र होते हैं ये होते हैं 20। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भ्रूणपोष के बारे में तो यार हाँ, भ्रूणपोष में क्या होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या 3n होती है। क्या होती है, 3n होती है अर्थात मान लीजिए कि 2n बराबर कितने हैं, 20 है, तो इसमें n और जोड़ दीजिए यार, एक n आप जोड़ोगे तो क्या होगा यार हाँ, एक n का मतलब होता है 10। ठीक है, एक n का मतलब याद है, इसका हाफ कर दो तो 2n बराबर होते हैं 20, तो n के बराबर कितने हुए, 10 हो गए। अब इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भ्रूणपोष कोशिका, तो यार हाँ, भ्रूणपोष कोशिका में क्या होते हैं, 3n गुणसूत्र होते हैं अर्थात यार हाँ, इसमें 30 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो। याद रखा कि भ्रूणपोष कभी भी किसी भी क्रॉप के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कि भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं तो यार हाँ, 3n होते हैं। ठीक है, जितने भी जो क्रोमोसोम नंबर है, मान लीजिए गेहूँ की अगर बात करते हैं, ठीक है, इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए तो गेहूं में आपको पता होगा 42 गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम कितने होते हैं, 42 होते हैं। तो अगर बात की जाए भ्रूणपोष में तो हमने बताया है 3n। ठीक है, कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 3n होते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे 21 से। ठीक है, यानी 2n बराबर 42 है तो 3n बराबर कितने हुए, 20, फर्स्ट इसमें ऐड कर दीजिए अर्थात 63। क्या हुआ, अगर पूछा है अगर गेहूँ में जो 3n गुणसूत्र, भ्रूणपोष कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, 63। ठीक है, राइट आंसर आपका 63 माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, पराग मात्र कोशिका, इसे भी आप छोड़ दीजिए और अब आइए नली केंद्रक पर। ठीक है, नली केंद्रक का थोड़ा सा ध्यान समझना, इसमें हाफ होते हैं। ठीक है, याद रखना कि अगर पूछा है भ्रूणपोष कोशिका तो इसमें होते हैं 3n और अगर बात करें नली केंद्रक का तो इसमें होते हैं केवल n। ठीक है, अर्थात उसके हाफ कर दीजिए, जितने भी क्रोमोसोम है तो उसके हाफ करने पर क्या होता है, याद रखना जो भी क्रोमोसोम नंबर प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, नली केंद्र के क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों से यार आपका क्वेश्चन क्लियर होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 4 वर्ड आपको दे रखे हैं, तो हमने बताया यार भ्रूणपोष कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, 30 होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में 30 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है अर्थात ये दोनों तो आपके राइट आंसर हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो इन दोनों में आपको ध्यान रखना है। हमने बताया पराग मात्र कोशिका, तैयार का पराग मात्र कोशिका में जितने जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वही होते हैं अर्थात 20 ही होते हैं, ये भी सही है। अब हमने बताया यार नली केंद्रक में केवल n गुणसूत्र होते हैं अर्थात यार इसमें 20 होते हैं, तो यार नली केंद्रक में कितने होते हैं, केवल और केवल 10 गुणसूत्र होते हैं अर्थात यार इसमें 10 दे रखा है लेकिन इसमें 10 नहीं दे रखा है अर्थात ये क्वेश्चन आपका गलत है। तो और ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा क्योंकि यार अगर हमने बताया था अभी कि भ्रूणपोष की संख्या होती है 3n और अगर बात की जाए नली केंद्रक तो नली केंद्रक होती है केवल n अर्थात यार हाँ, इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि जो मक्का में क्रोमोसोम नंबर होते हैं ये 20 होते हैं। अगर बात की जाए भ्रूणपोष कोशिका की तो भ्रूणपोष कोशिका में जो क्रोमोसोम होते हैं ये होते हैं 30। अगर बात की जाए पराग मात्र कोशिका तो इसमें होते हैं 20। अगर बात की जाए नली केंद्रक में तो नली केंद्रक में केवल n होता है मतलब 10 गुणसूत्र होते हैं। और अगर बात की जाए मूलाग्र कोशिका अर्थात रूट सेल की तो इसमें क्रोमोसोम संख्या सेम होती है अर्थात 20 होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बीज का वास्तविक मूल्य क्या होता है अर्थात आपको रियल वैल्यू ज्ञात करनी है, सीड की रियल वैल्यू। ठीक है, वास्तविक मूल्य मतलब रियल वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है और यहाँ पर आपको फॉर्मूला देना है। जल्दी से बताइए कि रियल वैल्यू का फॉर्मूला होता क्या है, जल्दी से बताएंगे। प्योरिटी परसेंट बटाई जर्मिनेशन परसेंट मल्टीप्लाई 100, जर्मिनेशन परसेंट बटाई प्योरिटी परसेंट मल्टीप्लाई 100,
प्योरिटी इंटू जर्मिनेशन बटे 100, या फिर इनमें से कोई सा नहीं। जल्दी से बताइए कि रियल वैल्यू का फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जल्दी से बताएंगे कि प्योरिटी परसेंट जर्मिनेशन परसेंट मल्टीप्लाई 100, जर्मिनेशन परसेंट बटे प्योरिटी परसेंट मल्टीप्लाई 100, यानी प्योरिटी ऑन टू जर्मिनेशन परसेंट बटे 100। तो क्या होता है रियल वैल्यू का फॉर्मूला, तो होता है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, जर्मिनेशन मल्टीप्लाई कर देंगे हम प्योरिटी, तो इन दोनों का भाग देने पर, 100 का भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो क्या होती है, रियल वैल्यू होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। रियल वैल्यू क्या होती है, प्योरिटी मल्टीप्लाई जर्मिनेशन बटे 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है यहाँ पर अभी, कि क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि अमरूद में वर्षा ऋतु के फसल के स्थान पर शीत ऋतु में, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वर्षा ऋतु की फसल के स्थान पर शीत ऋतु में फसल लेना क्या कहलाता है, ऋतु त्याग, फसल नियमन, फसल प्रबंधन, या फिर हस्तवार। जल्दी से बताएंगे कि अमरूद में वर्षा ऋतु की फसल, ठीक है, वर्षा ऋतु में उसे ग्रो किया जाना है, लेकिन वर्षा ऋतु में उसे ग्रो नहीं कर रहे हैं, बल्कि कब कर रहे हैं, शीत ऋतु में उसे ग्रो कर रहे हैं। तो इस क्रिया को क्या बोला जाता है, जल्दी से बताइए, ऋतु त्याग, फसल नियमन, या फसल प्रबंधन, या फिर हस्तवार। जल्दी से कमेंट करिए कि इस क्रिया को क्या बोला जाता है। ध्यान रखना, अगर बात की जाए किसी भी क्रॉप की कि वर्षा ऋतु में अर्थात उसका सेकेंड, ठीक है, वर्षा ऋतु की फसल को अगर शीत ऋतु में हम ग्रो कर रहे हैं, तो इसे बोला जाता है फसल का नियमन करना। क्या बोला जाता है, फसल का नियमन करना बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एलियन वीड कौन सा है। ठीक है, इंग्लिश वर्ड होता है एलियन वीड, ये किसका नाम होता है, जल्दी से बताइए कि चिनोपोडियम एल्बम अर्थात बथुआ का, पार्थेनियम हिस्टोरोफस अर्थात गाजर घास का, एक्लिप्टा एल्बा। जल्दी से बताएंगे कि एलियन वीड किसे बोला जाता है, चिनोपोडियम एल्बम को बोला जाता है, पार्थेनियम हिस्टोरोफोलस को बोला जाता है, एक्लिप्टा एल्बा को बोला जाता है। जल्दी से बताएंगे किसका होता है एलियन वीड नाम। तो यार रखना, अगर आपसे पूछा है एलियन वीड तो कौन सा होता है, हिस्टोरोफोरस अर्थात पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस गाजर घास। ठीक है, गाजर घास को यार रखना एलियन वीड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब एलियन वीड होता क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड याद रखना कि एलियन वीड मतलब यार है विदेशों से, ठीक है, गाजर घास को इसकी मुख्य एक पहचान थी, उसके लिए देश में लाया गया था, लेकिन ये क्या होगा, यानी अच्छा प्लांट की जगह एक वीड में कन्वर्ट हो गया, इसलिए यार है इसे एलियन वीड की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, मान लीजिए कोई सा भी पौधा है, उसे उसके सही गुणों के लिए ले जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई सा भी रोज़ है, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, ठीक है, इसको एग्जाम्पल मत मानना, कि मान लीजिए कोई सर्व रोज़ है, तो इसे इसके फ्लावर के लिए, ठीक है, इसके फ्लावर का कलर अच्छा है, तो इसके लिए भारत में लाया जा रहा है, मान लीजिए। ठीक है, और अगर ये मान लीजिए अच्छी क्रॉप की जगह क्या हो, यानी किसी वीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, अच्छी क्रॉप की जगह किसी वीड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसी को यार है एलियन वीड की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को समझ गए यार। हाँ, कोई सा भी ऐसा प्लांट जिसे उसके अच्छे गुणों के लिए लाया जा रहा है, लेकिन वो क्या होता है, अच्छे गुणों की बजाय खराब गुण अर्थात मान लीजिए वीड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे बोला जाता है एलियन वीड। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि मृतिका के कणों का साइज क्या होता है। सॉरी, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका कि सस्य विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। जल्दी से बताएंगे कि एग्रोनॉमी के फादर किसे बोला जाता है, जेथरो को, आर्नन को, पीटर डिक्रेसेंसी को, या फिर लिविंग को। जल्दी से बताएंगे कि एग्रोनॉमी की जनक किसे माना जाता है, जेथरो को, आर्नन को, पीटर डिक्रेसेंसी को, या फिर लिविंग को। तो ये तो आपको पता होगा यार रखना कि एग्रोनॉमी का जनक किसे होता है, पीटर डिक्रेसेंसी को। किसे बोला जाता है, पीटर डिक्रेसेंसी को बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है यार का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि मृतिका के कणों का साइज़ क्या होता है, आकार क्या होता है, ये आपको बताना है। 0.002 मिलीमीटर से कम, 0.05, 0.02 मिलीमीटर की समथिंग, और अगर बात की जाए 0.25 या फिर 0.1 मिलीमीटर, या फिर 1 से 0.5 मिलीमीटर। जल्दी से बताइए क्ले अर्थात मृतिका, यार हाँ, मृतिका या क्ले दोनों ही एक ही होती है, तो इनके आपको बतानी है जो पार्टिकल्स की साइज़ होती है ये कितनी होती है। जल्दी से कमेंट करिए कौन सा राइट आंसर माना जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। जल्दी बताइए कि मृतिका के कणों का साइज़ क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाता है क्ले या मृतिका को कणों का साइज़ अर्थात इसके पार्टिकल्स की साइज़ क्या होती है, ये होती है फर्स्ट ऑप्शन। राइट आंसर है 0.002 मिलीमीटर से कम। सबसे कम जो साइज़ पार्टिकल होती है उनकी साइज़ होती है सबसे कम होती है क्ले या पार्टिकल्स की। किसकी होती है, क्ले या मृतिका के कणों की ही सबसे कम साइज़ होती है। ठीक है, और कितनी होती है, 0.002 मिलीमीटर से कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बर्जनक बीज की संतति कहलाती है, अर्थात यहाँ जो ब्रीडर सीड होता है इसे किस सीड को प्राप्त किया जाता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कि प्रजनक बीज की संतति किसे माना जाता है, नाभिकीय सीड को, प्रमाणित बीज को, आधार बीज को, या फिर पंजीकृत बीज को। जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स कि प्रजनक बीज से किसे सीड को प्राप्त किया जाता है, नाभिकीय सीड को, प्रमाणित सीड को, आधार बीज को, या फिर पंजीकृत बीज को। जल्दी से बताएंगे कि ब्रीडर सीड से किसे प्राप्त किया जाता है,
तो यार खां अगर आपसे पूछा जाता है ब्रेडर सीड, तो ब्रेडर सीड से जो संतति है अर्थात यार खां ब्रेडर सीड से किसे प्राप्त किया जाता है, आधार बीज को अर्थात फाउंडेशन सीड को प्राप्त किया जाता है। ब्रेडर सीड होता है तो इसे प्राप्त किया जाता है आधार सीड। और अगर पूछा जाता है आधार सीड तो यार खां भारत की अगर बात करते हैं तो यार खां भारत में जो आधार सीड होता है इससे प्राप्त किया जाता है प्रमाणित सीड को। यार खां कि अगर बात की जाए भारत की तो यार खां आधार बीज से प्राप्त किया जाता है प्रमाणित बीज को। और अगर बात की जाए क्योंकि यार खां जो पंजीकृत होता है अर्थात जो रजिस्टर्ड सीड होता है इसको भारत में ग्रो नहीं किया जाता है, ठीक है। इसलिए यार खां जो प्रमाणित बीज है ये किससे प्राप्त किया जाता है, डायरेक्ट आधार बीज से, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि मक्के के पौधे में सबसे पहले कौन से निकलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछा रहा है कि सबसे पहले कौन से फ्लावर निकलते हैं, कौन से पुष्प निकलते हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, तो जल्दी से बताइए कि मक्के के पौधे में सबसे पहले कौन से पुष्प निकलते हैं अर्थात फ्लावर कौन से निकलते हैं। पहले सिल्क निकलता है, सिल्क यहाँ पर याद रखना मादा फ्लावर को बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये वर्ड याद होने चाहिए कि सिल्क कौन सा होता है, ठीक है। जो मादा फ्लावर होता है अर्थात जो फीमेल फ्लावर होता है उसे बोला जाता है सिल्क। और यहाँ अगर पूछा जाता है मेल फ्लावर, ठीक है, मेल फ्लावर की अगर बात की जाए तो मेल को बोला जाता है टेसल। किस नाम से जाना जाता है, टेसल या वल्लर, ठीक है। हिंदी नाम की अगर बात करते हैं वल्लर, इंग्लिश वर्ड की बात करते हैं तो टेसल, ठीक है। अगर पूछा जाता है फीमेल फ्लावर का नाम तो फीमेल फ्लावर को बोला जाता है सिल्क। और अगर बात की जाए मेल फ्लावर तो कौन सा होता है, टेसल या वल्लर। अब क्वेश्चन पर आइए कि क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि मक्का के पौधे में सबसे पहले कौन सा पुष्प निकलता है। पहले सिल्क निकलता है, पहले नर मंजर निकलता है, दोनों एक समय में निकलते हैं या फिर इनमें से कोई सा नहीं निकलता है। जल्दी से बताएंगे कि मक्के के पौधे में सबसे पहले कौन सा पुष्प निकलता है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था यार हाँ, जो पहले निकलता है वो निकलता है मेल फ्लावर अर्थात टेसल या वल्लर निकलता है। सबसे पहले कौन सा निकलता है, पहले नर मंजर जिसे यार टेसल या वल्लर के नाम से जाना जाता है, ये सबसे पहले निकलता है। उसके बाद में सिल्क निकलता है अर्थात यार पहले मेल फ्लावर निकलेगा, उसके बाद में फीमेल फ्लावर लगता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि समन्वित नियंत्रण प्रणाली में कीट विष का प्रयोग आधार होगा अर्थात इसका बेस क्या होता है, सामान्य संतुलन स्तर, न्यूनतम आर्थिक स्तर, आर्थिक सती स्तर या फिर पूर्ण सती स्तर। जल्दी से कमेंट करिए कि समन्वित नियंत्रण प्रणाली में कीट विष का प्रयोग आधार क्या होता है। तो इसके प्रयोग का आधार क्या होता है, इसके बेस क्या होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए समन्वित नियंत्रण प्रणाली में कीट विष का प्रयोग का आधार क्या होता है, संतुलित स्तर, न्यूनतम आर्थिक स्तर, आर्थिक सती स्तर या फिर पूर्ण सती स्तर। जल्दी से कमेंट करिए। तो यार हाँ, अगर बात की जाए समन्वित नियंत्रित प्रणाली की तो इसका जो आधार होता है ये होता है न्यूनतम आर्थिक स्तर, ठीक है। क्या होता है, न्यूनतम आर्थिक स्तर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि C4 प्लांट कौन सा है। जल्दी से कमेंट करिए कि C4 प्लांट कौन सा होता है, धान होता है, सोयाबीन होता है, गेहूं होता है, फिर मोथा होता है। जल्दी से कमेंट करिए कि C4 प्लांट कौन सा है, धान है, गेहूं है, सोयाबीन है, फिर मोथा है। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी बच्चे कि C4 प्लांट कौन सा है। तो यार खां अगर हम बात करते हैं सीरियल्स क्रॉप की तो यार खां सीरियल्स क्रॉप में होते हैं मक्का, ज्वार, बाजरा। मुख्यतः यार खां कि मक्का, ज्वार, बाजरा क्या होते हैं, C4 प्लांट होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपको तीनों ही ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहे, तब आपका राइट आंसर माना जाएगा सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन C3 प्लांट होते हैं, धान, गेहूं और सोयाबीन ये तीनों क्या होते हैं, C3 प्लांट होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए मोथा, तो मोथा क्या होता है, एक C4 प्लांट होता है। क्या होता है, एक C4 प्लांट होता है, ठीक है, जो कि एक वीड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पर्णीय छिड़काव हेतु उपयुक्त उर्वरक कौन सा होता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि पर्णीय छिड़काव हेतु उपयुक्त उर्वरक कौन सा है। कैन होता है, यूरिया होता है, निर्जल अमोनिया होता है या फिर इनमें से कोई सा नहीं होता है। जल्दी से कमेंट करिए कि पर्णीय छिड़काव हेतु उपयुक्त उर्वरक कौन सा माना गया है। कैन को माना गया है, यूरिया को माना गया है, निर्जल अमोनिया को माना गया है, फिर इनमें से कोई सा नहीं माना गया है। जल्दी से कमेंट करेंगे। तो यार हाँ, अगर आपसे पूछा जाता है लीफ स्प्रे के लिए तो यार हाँ लीफ स्प्रे के लिए सबसे बेस्ट माना गया है यूरिया को। किसे माना गया है, यूरिया का छिड़काव किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस लाते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि पीले रंग के फल और सब्जियों में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि पीले रंग के फल और सब्जियों में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन कंटेंट पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए, विटामिन ए कंटेंट होता है, विटामिन बी कंटेंट होता है, विटामिन सी कंटेंट होता है या फिर विटामिन ई कंटेंट होता है। जल्दी से बताएंगे कि पीले कलर के अर्थात यार येलो कलर के जितने भी जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है उनमें सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, फिर विटामिन ई पाया जाता है। जल्दी से कमेंट करिए। तो यार हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है पीले रंग के फल और सब्जियों के बारे में तो इनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन ए कंटेंट। कौन सा पाया जाता है, विटामिन ए कंटेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि अगर बात करते हैं फल और सब्जियों की तो यार सबसे ज़्यादा पाया जाता है आम और पपीता में। कितने में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, यार आम और पपीता में देखा जाता है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा रहेगा कि स्पेसिफिक हीट अर्थात यार विशिष्ट उष्मा उच्चतर किस में होती है, सबसे अधिक किस में होती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कि बालू में होती है, मृतिका में होती है, सिल्ट में होती है, फिर ह्यूमस में होती है। जल्दी से बताएंगे कि स्पेसिफिक हीट बालू में होती है सबसे ज़्यादा, मृतिका में होती है, सिल्ट में होती है, फिर ह्यूमस में होती है। सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो यार हाँ, अगर बात करते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो सबसे ज़्यादा होती है ह्यूमस में। किस में होती है? ह्यूमस, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब यार इससे पहले अगर आपसे पूछा जल का, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जल का स्पेसिफिक हीट कितने टेम्परेचर पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, जो वाटर होता है तो इसकी भी जो विशिष्ट उष्मा होती है ये कितने टेम्परेचर पर सबसे अधिक होती है? तो ये होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। किस पर होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जब होगा तो यार जल की सबसे ज़्यादा विशिष्ट उष्मा होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बैक्टीरियल कॉलोनी को किस नाम से जाना जाता है? बैक्टीरियल जो कॉलोनी होती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए। हाइपा के नाम से, माइसिलियम के नाम से, ऊज के नाम से, या फिर इनमें से कोई सा नहीं। जल्दी से बताएंगे। ये जो जीवाणु कॉलोनी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? हाइफा के नाम से, माइसिलियम के नाम से, ऊज के नाम से, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए कि बैक्टीरियल कॉलोनी को किस नाम से जाना जाता है? हाइफा, माइसिलियम, ऊज, या फिर इनमें से कोई सा नहीं। तो यार हाँ, अगर आपसे पूछता है बैक्टीरियल कॉलोनी के बारे में तो इसे बोला जाता है ऊज। यार हाँ, रसाव या ऊज के नाम से जाना जाता है बैक्टीरियल कॉलोनी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पेक्टिन मापी जाती है। पेक्टिन किसके द्वारा मापी जाती है? थर्मामीटर के द्वारा, रिफ्रेक्टोमीटर के द्वारा, जेलमीटर के द्वारा, या फिर इनमें से कोई सा नहीं। जल्दी से बताइए कि जो पेक्टिन कंटेंट होता है तो ये किसके द्वारा मेजर किया जाता है? थर्मामीटर के द्वारा, रिफ्लेक्टोमीटर के द्वारा, जेलीमीटर के द्वारा, फिर इनमें से कोई सा नहीं। जल्दी से बताइए कि पेक्टिन को किसके द्वारा मेजर किया जाता है? तो यार अगर आपसे पूछा जाता है पेक्टिन के बारे में तो पेक्टिन को मेजर किया जाता है जेलीमीटर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? जेलीमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं रिफ्रेक्टोमीटर तो रिफ्रेक्टोमीटर के द्वारा यहाँ टोटल सोल्यूबल सॉलिड क्या होता है? यार जो कुल घुलनशील सॉलिड पदार्थ होता है तो उसकी गणना करने के लिए यार रिफ्रेक्टोमीटर का प्रयोग होता है। अगर बात करते हैं थर्मामीटर का तो इसके आपको पता ही होगा यार कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग कैसा है। ठीक है, टेम्परेचर का अगर बात करें तो थर्मामीटर, अगर बात करते हैं TSS अर्थात टोटल सोल्यूबल सॉलिड तो इसको मेजर किया जाता है रिफ्रेक्टोमीटर के द्वारा। और अगर बात करते हैं जेलीमीटर तो जेलीमीटर से मेजर करते हैं पेक्टिन की मात्रा। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं कि मेटासिस्टोक्स क्या है? एक स्पर्श विषय, ध्येय विषय, उपयुक्त दोनों है, या फिर इनमें से कोई सा नहीं है। जल्दी से बताएंगे कि मेटासिस्टोक होता क्या है? स्पर्श विषय होता है, ध्येय विषय होता है, उपयुक्त दोनों होते हैं, फिर इनमें से कोई सा नहीं होता है। जल्दी से बताएंगे कि मेटासिस्टोक होता क्या है? तो यार अगर आपसे क्वेश्चन हो जाता है मेटासिस्टोक क्या होता है? दैहिक विष होता है। मेटासिस्टोक क्या एक दैहिक विष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि केंद्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि केंद्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में, हैदराबाद में, कोयम्बटूर में, या फिर मैसूर में। जल्दी से बताएंगे कि केंद्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, अहमदाबाद में, कोयम्बटूर में, या फिर मैसूर में। जल्दी से बताइए कहाँ पर स्थित है। तो यार अगर आपसे पूछा जाता है CPPTC के बारे में तो ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद। और हैदराबाद कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में। ठीक है, हैदराबाद सिटी कहाँ पर है? तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कद्दू वर्गीय पौधों में पुष्पन हेतु किसका छिड़काव करना चाहिए? इंडोल ब्यूटारिक अम्ल का, नैफ्थलिक एसिड का, जिब्रेलिक अम्ल का, फिर ऑक्सीजन का। जल्दी से बताएंगे कि जो कद्दू वर्गीय होती है, ठीक है, कद्दू वर्गीय जो पौधों में पुष्पन के लिए, ठीक है, हमने बताया था यार कहाँ कि एक वर्ड हमने बताया था कि फ्लोवर इनिशिएशन के लिए सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग कैसा है? तो जल्दी से बताइए कि पुष्पन हेतु किसका छिड़काव करना चाहिए? IBA का, NAA का, GAA का, या फिर ऑक्सीजन का। जल्दी से बताइए कि फ्लोवर इनिशिएशन यार फ्लोवर के लिए जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड याद रखना कि जब भी अगर आपसे पूछा जाता है फ्लोवर के बारे में, फ्लोवर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके लगभग राइट आंसर होते हैं नैफ्थलिक एसिडिक एसिड। ठीक है, अर्थात यहाँ फ्रूट को ड्रॉप रोकने के लिए, यानी कि अगर मान लीजिए कोई सा भी फूल गिर रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? नैफ्थलिक एसिड का ही प्रयोग करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि फ्लोवर इनिशिएशन अर्थात यहाँ पुष्पन की तेजी करने के लिए, पुष्पन की संख्या में तेजी करने के लिए किसका प्रयोग कैसा है? तब भी आपका राइट आंसर नैफ्थलिक एसिडिक एसिड ही माना जाएगा। क्योंकि अगर बात करते हैं IBA की तो यार इसको प्रयोग किया जाता है मुख्यतः रूट को प्रमोट करने के लिए, अर्थात यार जड़ें निकालने के लिए किसका प्रमुख प्रयोग कैसा है? इंडोल ब्यूटारिक अम्ल का प्रयोग कैसा है। ठीक है, अगर बात की जाए रूट से संबंधित है तो यार रूट से संबंधित लगभग आपका राइट आंसर माना जाएगा इंडोल ब्यूटारिक अम्ल। अगर बात की जाए फ्लोवर से संबंधित तो फ्लोवर से संबंधित आपका राइट आंसर माना जाए नैफ्थलिक एसिडिक एसिड। और अगर बात की जाए किसी भी फ्रूट का साइज या शेप को बढ़ाने के लिए, ठीक है, साइज या शेप को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग कैसा है? तब आपका राइट आंसर माना जाएगा जिब्रेलिक अम्ल। क्या माना जाएगा? जिब्रेलिक अम्ल माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक लिंगाश्री स्थिति सुनिश्चित करती है। तो जल्दी से बताएंगे एक लिंगाश्री अर्थात डायोसियस स्थिति सुनिश्चित किसको करती है? परपरागण को, स्वपरागण को, उत्परिवर्तन को, या फिर उपयुक्त सभी।
जल्दी से बताएंगे कि डायोसिस जो स्थिति होती है ये किसको सुनिश्चित करती है, स्वपरागण को, परपरागण को, उत्परिवर्तन को या फिर उपयुक्त सभी। जल्दी से बताइए। तो डायोसिस होता क्या है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो डायोसिस का मतलब होता है अर्थात एक लिंगाश्री का मतलब होता है किसी भी प्लांट में, ठीक है, किसी भी प्लांट में या तो एक मेल फ्लावर ही लगेगा या फिर फीमेल फ्लावर ही लगेगा। अर्थात मान लीजिए कोई सा भी प्लांट है तो इसमें केवल एक ही फ्लावर लगेगा, या तो मेल लग जाएगा या फिर फीमेल लग जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है यार रखना, परपरागण होता है। अर्थात मान लीजिए एक प्लांट में आपका केवल मेल फ्लावर है और दूसरे प्लांट में आपका फीमेल फ्लावर है, तो आपस में जब क्रॉस करेंगे, पॉलिनेशन की क्रिया करेंगे, तभी इनमें परागण होगा। ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इस क्रिया को क्या बोला जाता है, अर्थात यार एक का परागण दूसरे पर जा रहा है तो इसे बोला जाता है परपरागण। क्या होता है, परपरागण बोला जाता है, ठीक है। अर्थात यार जो डायोसिस की स्थिति है ये सुनिश्चित करती है क्रॉस पॉलिनेशन अर्थात परपरागण, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, याद रखना एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि टमाटर के फलों में दरार अर्थात यार फ्रूट क्रैकिंग के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा होता है। जस्ते की कमी, स्फोर की कमी, कैल्शियम की कमी या फिर बोरोन की कमी। जल्दी से बताइए कि टमाटर के फलों में दरार का कारण क्या होता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, जस्ते, स्फोर, कैल्शियम या फिर बोरोन। जल्दी से बताइए कि फ्रूट क्रैकिंग समस्या मुख्यतः किस तत्व की कमी से आती है, जस्ते की कमी से, स्फोर की कमी से, कैल्शियम की कमी से या फिर बोरोन की कमी से। तो यार हाँ, अगर आपसे पूछता है फ्रूट क्रैकिंग के बारे में, तो यार हाँ फ्रूट क्रैकिंग की जो समस्या आती है ये आती है मुख्यतः बोरोन की कमी से। यार हाँ किसी भी, ठीक है, किसी भी अगर क्रॉप के बारे में पूछता है कि फ्रूट क्रैकिंग किस में आती है, किस पोषक तत्व की कमी से आती है, तो यार हाँ आपका राइट आंसर क्या माना जाएगा, बोरोन तत्व, ठीक है। फ्रूट क्रैकिंग जो समस्या आती है ये आती है बोरोन तत्व की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि ICAR के प्रथम महानिदेशक कौन है, अर्थात DG कौन है। तो जल्दी से बताइए कि प्रथम DG कौन थे, BP पाल थे, MS रंधावा थे, RS परोदा थे, फिर MS स्वामीनाथन थे। जल्दी से बताइए कि ICAR के प्रथम DG कौन थे, BP पाल थे, MS रंधावा थे, RS परोदा थे, फिर MS स्वामीनाथन थे। तो यार हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ICAR के प्रथम DG के बारे में तो कौन थे, BP पाल। कौन थे, BP पाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोशिका द्रव्य जीन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो जल्दी से बताइए, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, इन दोनों में या फिर इनमें से कोई सा नहीं। जल्दी से बताइए कि कोशिका द्रव्य जो जीन होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, इनमें दोनों में या फिर इनमें से कोई सा नहीं। जल्दी से बताएंगे कि कोशिका द्रव्य जीन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो याद हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कोशिका द्रव्य जीन तो ये दोनों में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाएंगे और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव्य कहाँ पर पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 300 लीटर पानी का 1% घोल बनाने के लिए खाद की आवश्यकता कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट समझ लीजिए कि क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले दोबारा से पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए यार हाँ। 300 लीटर पानी का 1% घोल बनाने के लिए खाद की आवश्यकता कितनी होती है, अर्थात यार हाँ आपको क्या याद करना है, 300 लीटर है और इसका आपको 1% घोल बनाना है, तो आप इसका कैसे कैलकुलेट करोगे, डायरेक्ट 100 का भाग दे दोगे, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करोगे इसे कि 300 लीटर में 100 का भाग दे दीजिए, अर्थात अगर मान लीजिए 300 में 100 का भाग दे रहे हैं तो इससे आएगा 3, अर्थात आपका जो यार हाँ 1% घोल बनाने के लिए खाद की आवश्यकता होती है वो कितनी होगी, 3 किलोग्राम। यार हाँ कि अगर आपसे पूछा है 300 लीटर पानी का 1% घोल तो होता है 1% का मतलब 100 का भाग दे देंगे, उससे आएगा हमारा 3। तो यार हाँ अगर पूछा जा रहा है आपकी खाद की आवश्यकता तो कितनी होगी, 3 किलोग्राम, ठीक है। 3 किलोग्राम खाद की आवश्यकता होती है 300 लीटर पानी का 1% घोल बनाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि क्लेस्टोगेमी पराग सुनिश्चित करती है, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है क्लेस्टोगेमी। ये सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्लेस्टोगेमी होती क्या है, ठीक है। अगर ये आपको पता है कि क्लेस्टोगेमी होती क्या है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो जल्दी से बताइए कि क्लेस्टोगेमी होती क्या है, क्लेस्टोगेमी होती क्या है, जल्दी से बताइए। तो पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं कि क्लेस्टोगेमी पराग सुनिश्चित करती है, स्वपरागण को, परपरागण को, उत्परिवर्तन को या फिर इन सभी को। जल्दी से बताएंगे कि क्लेस्टोगेमी पराग सुनिश्चित करता है, स्वपरागण को, परपरागण को, उत्परिवर्तन को या फिर इन सभी को। तो यार हाँ अगर बात करते हैं क्लेस्टोगेमी, तो यार हाँ क्लेस्टोगेमी का मतलब होता है पुष्प का ना खिलना, ठीक है। क्लेस्टोगेमी का मतलब होता है जब तक पोलिनेशन की क्रिया नहीं हो जाती तब तक क्या होते हैं, फूल खिलते ही नहीं है। और आपको पता होगा यार हाँ, अगर मान लीजिए कोई सा फ्लावर खिलेगा ही नहीं तो उसमें परपरागण तो होगा ही नहीं, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, अर्थात दूसरे प्लांट के पॉलिनेशन उस पर आ ही नहीं सकते। मतलब ये किसको सुनिश्चित कर रहा है, ये कर रहा है सेल्फ पॉलिनेटेड को, किसको कर रहा है, स्वपरागण को सुनिश्चित कर रहा है, ठीक है। क्लेस्टोगेमी क्या होती है, फ्लावर नहीं खिलते हैं और ये सुनिश्चित करता है सेल्फ पॉलिनेशन को, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बैंगन का लघुकरण अर्थात यार लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल रोग किसके द्वारा होता है, इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कवक होता है,
वायरस होता है, जीवाणु होता है या फिर माइकोप्लाज्मा होता है। जल्दी से बताएंगे कि ब्रिंजल ऑफ यानी लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल का रोग कारक क्या होता है। कवक होता है, विषाणु होता है, जीवाणु होता है या फिर माइकोप्लाज्मा होता है। ठीक है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल ये किसका कारण होता है, अर्थात इसका रोग कारक क्या होता है, तो इसका रोग कारक होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, आपको फाइटोप्लाज्मा भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, इसलिए यार माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। तो यार अगर पूछा जाता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल तो इसका रोग कारक होता है माइकोप्लाज्मा या फिर फाइटोप्लाज्मा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि कौन सी कीटनाशक दवा का प्रयोग दीमक के नियंत्रण के लिए किया जाता है, अर्थात आपको टर्माइट का कंट्रोल करना है तो आप किस दवा का प्रयोग करोगे, फोरेट का, कार्बोफ्यूरान का, मेटासिस्टोक्स या फिर क्लोरोपाइरिफॉस का। जल्दी से बताइए कि दीमक का आपको कंट्रोल करना है, टर्माइट का आपको कंट्रोल करना है, तब आप किस कीटनाशक दवा का प्रयोग करोगे, फोरेट का, कार्बोफ्यूरान का, मेटासिस्टोक्स का या फिर क्लोरोपाइरिफॉस का। जल्दी से बताइए किस कीटनाशक दवा का आप प्रयोग करोगे। तो यहाँ अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है दीमक के नियंत्रण के बारे में यानी टर्माइट के कंट्रोल के बारे में, तो इसका टर्माइट का कंट्रोल किया जाता है क्लोरोपाइरिफॉस के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, क्लोरोपाइरिफॉस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नेक्रोसिस शब्दावली संकेत करती है, अर्थात यहाँ नेक्रोसिस का मतलब होता क्या है। कुंचन होता है, अंगमारिता होता है, शीर्णता होती है या फिर कोशिकाओं के मृत होने को बोलता है। जल्दी से बताएंगे नेक्रोसिस होती क्या है, नेक्रोसिस वर्ड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए नेक्रोसिस होती क्या है। कुंचन होता है, अंगमारिता होती है, शीर्णता होती है या फिर कोशिकाओं के मृत होने को बोलता है। जल्दी से बताइए नेक्रोसिस होती क्या है। तो नाम से ये सोचता रहा है नेक्रोसिस मतलब उत्तकों का मरना या फिर कोशिकाओं के मृत होने को। याद रखना कि नेक्रोसिस का मतलब होता है उत्तकों का नष्ट होना, उसको मरना या फिर होता है कोशिकाओं के मृत होने को। नेक्रोसिस किसे बोला जाता है, उत्तक का मरना या फिर कोशिकाओं के मृत होने को याद रखना नेक्रोसिस बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि डीबीएम मुख्य कीट किसका होता है। जल्दी से बताएंगे कि डायमंड बेड मोथ किसका मुख्य कीट होता है। जल्दी से बताएंगे कि डायमंड बेक मोथ किसका प्रमुख कीट होता है। मटर का होता है, टमाटर का होता है, फूलगोभी का होता है, लौकी का होता है। जल्दी से बताइए डीबीएम प्रमुख कीट किसका होता है। मटर का होता है, टमाटर का होता है, फूलगोभी का होता है, फिर लौकी का होता है। तो यार अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है डीबीएम, तो ये डीबीएम होता है फूलगोभी का, किसका होता है, कॉलीफ्लावर का एक मुख्य इंसेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गेहूं की शिथिल कंडवा के लिए अर्थात इसके कंट्रोल के लिए बीजोपचार किससे किया जाता है। जल्दी से बताइए, आपको करना है सीड ट्रीटमेंट और किसके लिए, शिथिल कंडवा के कंट्रोल के लिए। तो जल्दी से बताइए किस फंजीसाइड का आप प्रयोग करोगे, थायरम से, कैप्टान से, विटावेक्स से या फिर एगेनोल से। जल्दी से बताइए कि गेहूं के शिथिल कंडवा के नियंत्रण के लिए आप किससे सीड ट्रीटमेंट करोगे, थायरम से, कैप्टान से, विटावेक्स से या फिर एगेनोल से। तो यार अगर बात की जाए स्मट की, ठीक है, कंडवा रोग की जब भी बात की जाए स्मट की, तो कोई सी भी क्रॉप हो अगर बात की जाए स्मट की, तो इसके लिए यार सीड ट्रीटमेंट किया जाता है विटावेक्स के द्वारा। किससे किया जाता है, इसका जो सीड ट्रीटमेंट किया जाएगा ये किया जाएगा विटावेक्स से। ठीक है, क्वेश्चन के लिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है हाइपोजियल अंकुरण किस में होता है। जल्दी से बताएंगे कि हाइपोजियल अर्थात यार अधोभूमि अंकुरण किस में देखने को मिलता है। अरहर, चना, मसूर में, राजमा, मूंग, उड़द में, मूंग, उड़द, चना में या फिर अरहर, राजमा, मसूर में। जल्दी से बताएंगे कि हाइपोजियल अंकुरण किस में देखने को मिलता है। अरहर, चना, मसूर में, राजमा, मूंग, उड़द में, मूंग, उड़द, चना में, अरहर, राजमा, मसूर में। जल्दी से बताइए अधोभूमि अंकुरण किस में देखने को मिलता है। तो यार सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक होता है हाइपोजियल, एक होता है एपीजियल। ठीक है, दो वर्ड होते हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं, जर्मिनेशन के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, एक होता है एपीजियल और एक होता है हाइपोजियल। हाइपोजियल का मतलब होता है यार कि अगर मान लीजिए कोई सी भी ऐसी क्रॉप जिसका अंकुरण, ठीक है, जिसका अंकुरण ये मान लीजिए मर्दा सरफेस है। ठीक है, अगर बात की जाए हाइपोजियल की, तो हाइपोजियल मान लीजिए कोई सा भी सीड है, अगर इसका जो अंकुरण हो रहा है, इसका अगर जर्मिनेशन होता है, ये अगर मान लीजिए कि जो मर्दा सरफेस है इसके अंडर होता है, ठीक है, इसके नीचे होता है, तो इसे बोला जाता है हाइपोजियल अर्थात अधोभूमि। क्या बोला जाता है यार, अगर मान लीजिए किसी भी सीड का अगर मर्दा के सरफेस से नीचे उसका जर्मिनेशन होता है तो उसे बोला जाता है हाइपोजियल जर्मिनेशन। और अगर बात की जाए एपीजियल, तो इसका मतलब होता है यार अगर मान लीजिए कोई सा भी मर्दा सरफेस है, तो इसका जो सीड होता है इसका जर्मिनेशन अगर ऊपर आ गए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर सीड है और इसका यहाँ पर जर्मिनेशन हो रहा है, आपने देखा होगा ये स्ट्रक्चर मुख्यतः देखी जाती है यार कहाँ, सेफ फ्लोर में। किस में देखी जाती है, सेफ फ्लोर में देखी जाती है एपीजियल की। और अगर बात करते हैं हाइपोजियल की, तो यार हाइपोजियल की जो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है अर्थात इसका जो जर्मिनेशन होता है ये होता है मर्दा सरफेस के अंदर। तो इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो अरहर, चना, मसूर। यार हाइपोजियल की अगर बात की जाए अरहर, चना, मसूर में होता है और इसके साथ साथ मटर। ठीक है, इन चारों को आप याद रखना क्योंकि चारों ही एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। तो यार हाइपोजियल का जो एग्जाम्पल होता है ये होता है अरहर, चना, मसूर और मटर। और अगर बात की जाए ईपीजीएल की, तो ईपीजीएल के जो एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, ईपीजीएल के जो एग्जाम्पल होते हैं ये होता है अरंडी, सैफफ्लावर,
गार्ड्स और कॉमन बीन। ठीक है, ये सभी में होता है एपीजियल और इनमें सभी में होता है हाइपोजियल अंकुरण। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आम के काला सिरा अर्थात ब्लैक टिप रोग का कारण क्या होता है। जल्दी से बताएंगे कि ब्लैक टिप और मैंगो का कारण क्या होता है, इसका रोग कारक क्या होता है, कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वायरस होता है, कवक होता है, जीवाणु होता है, फिर बोरॉन की कमी से होता है। जल्दी से बताएंगे ब्लैक टिप और मैंगो क्यों होता है, वायरस के द्वारा, कवक के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, फिर बोरॉन के द्वारा। जल्दी से बताइए किसके द्वारा होता है ब्लैक टिप और मैंगो, वायरस के द्वारा, कवक के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, फिर बोरॉन की कमी से होता है। तो आपने यार कहा कि क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लिए कि ब्लैक टिप और मैंगो। तो यार हाँ, अगर आपसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये किसके कारण होता है, तो ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसके कारण होता है। क्या होता है, SO2 जो गैस होती है जो कि ईंट के भट्टों से निकलती है, इसी के कारण यार हाँ ब्लैक टिप और मैंगो रोग देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें SO2 गैस है ही नहीं, तब आपका राइट आंसर कौन सा होगा यार, है ना कि अगर मान लीजिए SO2 गैस आपको ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रही है तो बोरोन तत्व की कमी से यार हाँ ब्लैक टिप बोरोन तत्व की कमी से भी होता है, और इसके साथ साथ यार हाँ जो SO2 गैस निकलती है ईंट के भट्टों से उससे भी होता है। ठीक है, दोनों ही इसके प्रमुख कारण है, तो इन दोनों को आपको विशेषण रखना है कि यार हाँ अगर पूछा है गैस की तो जो ईंट के भट्टों से निकलती है SO2 गैस अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस निकलती है उसके कारण होता है, और अगर बात के बोल सकता तो कि अर्थात यार हाँ बोरोन तत्व की कमी से ब्लैक टिप ऑफ मैंगो रोग देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो रहा है कि बिंदु स्राव का कारण क्या होता है, अर्थात गुटेशन होता है, तो इसका मुख्य कारण क्या होता है, मूलदाब होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, परासरण होता है, फिर वाष्पोत्सर्जन होता है। जल्दी से बताएंगे कि गुटेशन का कारण क्या होता है, मूलदाब होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाशरण होता है, फिर वाष्पोत्सर्जन होता है। जल्दी से बताएंगे कि बिंदु स्राव का कारण क्या होता है, मूलदाब होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, परासरण होता है, फिर वाष्पोत्सर्जन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है गुटेशन का कारण, तो इसका कारण होता है मूलदाब, क्या होता है, रूट प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जल्दी से बताइए कि जल तनाव की स्थिति में उत्पन्न होता है जो पर्णरंध्रों को बंद कर देता है, अर्थात यहाँ वाटर स्टेज की जो कंडीशन होती है तो इसमें कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो कि याद रहता है पर्णरंध्रों को बंद कर देता है। साइटोकाइनिन होता है, एब्सिसिक अम्ल होता है, ऑक्सीजन होता है, फिर जिब्रेलिक अम्ल होता है। जल्दी से बताइए कि वाटर स्टेज की स्थिति में उत्पन्न होता है जो पर्णरंध्रों को बंद कर देता है वो कौन सा होता है। साइटोकाइनिन होता है, एब्सिसिक अम्ल होता है, ऑक्सीजन होता है, फिर जिब्रेलिक अम्ल होता है। तो यार अगर बात की जाए वाटर स्टेज की स्थिति में तो कौन सा होता है, एब्सिसिक अम्ल। कौन उत्पन्न होगा यार, एब्सिसिक अम्ल जो क्या करता है पर्णरंध्रों को बंद कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रधुमक जिसका प्रयोग अनाज भंडारण में होता है। अब यार ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा है कि प्रधुमक जिसका प्रयोग अनाज के भंडारण के लिए अर्थात स्टोरेज पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग कैसा है। तो जल्दी से बताइए किसका प्रयोग कैसा है, इथाइल डाइब्रोमाइड का, इथाइलिन का, फोस्फिन का, या फिर उपयुक्त सभी का। जल्दी से बताएंगे कि जो प्रधुमक अर्थात यानी प्रधुमक का मतलब होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए यार हाँ, जिससे धुआं की जाती है। ठीक है, ऐसा केमिकल, ऐसा कोई भी मान लीजिए कोई सा पदार्थ जिसके द्वारा धुआं की जाती है उसे बोला जाता है प्रधुमक। तो यहाँ पर जल्दी से बताइए कि प्रधुमक जिसका प्रयोग अनाज भंडारण में किया जाता है, इथाइल डाइब्रोमाइड का प्रयोग कैसा है, इथाइलिन का प्रयोग कैसा है, फोस्फिन का प्रयोग कैसा है, फिर उपयुक्त सभी का प्रयोग कैसा है। तो यार हाँ अगर बात की जाए धुआं करने के लिए तो किसका प्रयोग किया जाएगा, फोस्फिन का, जिसका यार हाँ सेकंड नेम अगर आपसे पूछा था इसे ही बोला जाता है एल्यूमिनियम फास्फेट। यार हाँ एल्यूमिनियम फास्फेट या सेल्फोस के नाम से फोस्फिन कोई नाम से जाना है। यार हाँ फोस्फिन होता है तो इसकी सेकंड नाम क्या होता है, एल्यूमिनियम फोस्फाइड अर्थात सेल्फोस। ठीक है, आपको पता होगा सेल्फास की गोली यार हाँ स्टोरेज ग्रैंड पेस्ट में रख दी जाती है, इसी के द्वारा यार रखना क्या होता है, पेस्ट का कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि भूमि की नमी किसके द्वारा मेजर की जाती है। तो जल्दी से बताइए कि भूमि की नमी किसके द्वारा मेजर की जाती है, हाइग्रोमीटर के द्वारा, पोटोमीटर के द्वारा, टेंसियोमीटर के द्वारा, फिर रेन गेज के द्वारा। जल्दी से बताएंगे कि भूमि की नमी किसके द्वारा मेजर की जाती है, हाइग्रोमीटर के द्वारा, पोटोमीटर के द्वारा, टेंसियोमीटर के द्वारा, या फिर रेन गेज के द्वारा। जल्दी से बताइए कि भूमि की नमी को किसके द्वारा मेजर किया जाता है। तो यार हाँ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भूमि की नमी के बारे में तो भूमि की नमी मेजर की जाती है टेंसियोमीटर के द्वारा, अर्थात आपका राइट आंसर सी ऑप्शन माना जाएगा। क्योंकि यार हाँ अगर बात की जाए भूमि की नमी के बारे में तो भूमि की नमी मापी जाती है टेंसियोमीटर के द्वारा। अगर बात की जाए भूमि की नमी का जो जल तनाव होता है, ठीक है, मर्दा जो जल तनाव होता है उसको मेजर किया जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा। अगर बात करते हैं पोटोमीटर का तो पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है रंध्र व्यवहार ज्ञात करने के लिए। और अगर बात करते हैं रेन गेज का तो रेन गेज का प्रयोग करते हैं वर्षा का जो मात्रा, ठीक है, वर्षा की जो मात्रा है उसको कैलकुलेट करने के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि हाइब्रिड कॉटन की जनक किसे माना जाता है। जल्दी से बताइए कि शंकर कपास है इसका जनक किसे माना गया है, SH को, हल को, पटेल को, या फिर पाल को। जल्दी से बताइए कि शंकर धान अर्थात शंकर जो कॉटन होती है तो इसका जनक किसे माना गया है, SH को, JS को, CT पटेल को, या फिर BP पाल को। जल्दी से बताइए हाइब्रिड कॉटन का जनक किसे माना जाता है।
तो यार अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है हाइब्रिड कॉटन के बारे में, तो इसका जनक माना जाता है सीटी पटेल को। किसे माना जाता है? सीटी पटेल को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि किसी स्पीसीज के गुणसूत्रों की संख्या दुगनी करने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिए। इसमें पूछा रहा है कि किसी स्पीसीज के गुणसूत्रों की संख्या अगर आपको दुगनी करनी है तो इसके लिए आप कौन से रसायन का प्रयोग करोगे। आपको करना है गुणसूत्रों की संख्या दुगनी, तो कौन से रसायन का आप प्रयोग करोगे, जल्दी से बताइए। बीटा कोल्चिसिन का, इथेफोन का, क्लोरोपाइरीपोस का या फिर सुआगा का। जल्दी से बताइए कि किसी स्पीसीज के गुणसूत्रों की संख्या अगर आपको दुगनी करनी है तो उसके लिए आप कौन से रसायन का प्रयोग करते हो। बीटा कोल्चिसिन का, इथेफोन का, क्लोरोपाइरीपोस का या फिर सुआगा का। तो यार किसका प्रयोग कैसा है? जो गुणसूत्रों की संख्या की डबलिंग की जाती है ये की जाती है बीटा कोल्चिसिन के द्वारा। इसके द्वारा की जाती है गुणसूत्रों की डबलिंग, ये की जाती है बीटा कोल्चिसिन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्ष 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका रीजन क्या था, ये जल्दी से बताइए। उत्परिवर्तन के लिए, आनुवंशिक कूट के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए या फिर उपयुक्त में से कोई सा नहीं। जल्दी से बताएंगे कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित क्यों किया गया था। उत्परिवर्तन के लिए, आनुवंशिक कूट के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए या फिर उपयुक्त में से कोई सा नहीं। तो यार अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित क्यों किया गया था, तो इसका संबंध होता है आनुवंशिक कूट की पहचान करने के लिए। ठीक है, क्योंकि दिया गया था आनुवंशिक कूट की पहचान करने के लिए यार हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि करनाल बंट प्रकोपित क्षेत्र में एक यार दुर्गंध आती है। ठीक है, जो खेत होते हैं करनाल बंट से संक्रमित तो उनमें एक दुर्गंध आती है, एक स्मेल आती है। ये क्यों आती है? तो यार अगर बात की जाए किस प्रकार की गंध आती है तो ये आती है सड़ी हुई मछली जैसी। कैसी आती है? सड़ी हुई जो मछली होती है इस जैसी जो दुर्गंध आती है। अब ये क्यों आती है, इसका रीजन क्या होता है, आपको ये बताना है। तो जल्दी से बताइए कि सड़ी हुई मछली जैसी गंध करनाल बंट में क्यों आती है, इसका रीजन क्या होता है। फॉर्मेलिन के कारण, ट्राइमिथाइल एमीन के कारण, फिनाइल एलेनिन के कारण या फिर लाइसिन के कारण। जल्दी से बताएंगे कि करनाल बंट प्रकोपित क्षेत्र में दुर्गंध का कारण क्या होती है। फॉर्मेलिन होती है, ट्राइमिथाइल एमीन होती है, फिनाइल एलेनिन होती है या फिर लाइसिन होती है। अगर बात की जाती है स्मेल की दुर्गंध के बारे में तो सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है ट्राइमिथाइल एमीन के कारण। किसके कारण आती है? ट्राइमिथाइल एमीन के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की रोडेंट में आते हैं। तो जल्दी से बताइए कि रोडेंट के अंतर्गत किन किन जीवों को रखा गया है। चूहे और छछूंदर को, चूहे और गिलहरी को, चूहे गिलहरी छछूंदर को या फिर केवल चूहों को। जल्दी से बताएंगे कि रोडेंट के अंतर्गत किन किन जीवों को रखा गया है। चूहे और छछूंदर को, चूहे और गिलहरी को, चूहे गिलहरी और छछूंदर को या फिर केवल चूहों को। यार अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है रोडेंट के बारे में तो रोडेंट के अंतर्गत रखा जाता है चूहे, गिलहरी और छछूंदर। यार चूहे, गिलहरी और छछूंदर इन तीनों को रोडेंट के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, जिससे कि हमें भी पता चलता रहे कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको वीडियो पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइक करिए, और अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिसलाइक करिए। ठीक है, बस आपका रेस्पॉन्स हमें चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। मान लीजिए कोई सी वीडियो है तो उसे शेयर जरूर कर दिया करो जितने भी जो एग्रीकल्चर आपके फ्रेंड है उन सभी के पास, जिससे कि आपके जितने भी फ्रेंड है उनका नॉलेज इंक्रीज होगा और इसके साथ साथ हमें भी सपोर्ट मिलता रहेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सरसों की बीज की मात्रा क्या होती है, अर्थात आपको बतानी है सीड रेट सरसों की। तो प्रति हेक्टेयर क्या रखी जाती है, जल्दी से बताइए। सरसों की सीड रेट क्या होती है? 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, 1 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, फिर 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। जल्दी से बताइए कि मस्टर्ड की सीड रेट होती क्या है। यार अगर पूछा है सरसों की सीड रेट के बारे में तो कितनी होती है? 4 से 6 किलोग्राम। कितनी होती है? 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट होती है मस्टर्ड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ने में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के अधिक उपयोग से किसका प्रकोप बढ़ जाता है। तो जल्दी से बताइए कि गन्ने में अगर आप नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के अधिक उपयोग कर देते हो तो उससे किसका अटैक बढ़ जाता है, किसका प्रकोप बढ़ जाता है। सफेद मक्खी का, तनाछेदक का, पायरिल्ला का, फिर इनमें से किसी का नहीं। जल्दी से बताइए, सफ़ेद मक्खी का, तनाछेदक का, पायरिल्ला का या फिर इनमें से किसी का नहीं। तो यार अगर मान लीजिए आप गन्ने में अधिक नाइट्रोजन दे देते हो तो उससे यार पायरिल्ला का, किसका अटैक बढ़ जाता है? पायरिल्ला का, जो कि यार एक मेन इंसेक्ट होता है गन्ने का। ठीक है, मेन इंसेक्ट कौन सा होता है? पायरिल्ला। तो और इसका अटैक कब बढ़ जाता है? जब नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग अधिक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि जीवाणु को मारने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं, अर्थात वे वायरस जो कि यार जीवाणु पर अटैक करते हैं, जीवाणु को मारते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? प्रतिजैविक के नाम से, जीवाणु भोजी के नाम से, एंटीबायोटिक के नाम से या फिर दोनों, अर्थात ए या बी दोनों। जल्दी से बताएंगे कि वे वायरस जो कि जीवाणु को मारते हैं उन वायरस को किस नाम से जाना जाता है? प्रतिजैविक के नाम से, जीवाणु भोजी के नाम से, एंटीबायोटिक के नाम से या फिर दोनों, ए या बी दोनों। जल्दी से बताएंगे
वे वायरस किस नाम से जाना जाता है? तो यार हाँ, अगर वे वायरस, ठीक है, अगर आपसे पूछा था कि वे वायरस जो कि जीवाणु पर अटैक करते हैं, जीवाणु को मारते हैं, तो उन विषाणुओं को, ठीक है, उन वायरस को यार हाँ जीवाणु भोजी बोला जाता है। क्या नाम दिया जाता है उनको? यार हाँ बैक्टीरियोफेगस। अगर बात करते हैं इसका इंग्लिश वर्ड, तो यार हाँ बैक्टीरियोफेगस। इसको भी आप याद रखना कि बैक्टीरियोफेगस अर्थात वे वायरस जो यार हाँ जीवाणु पर अटैक करते हैं, जीवाणु को मारते हैं, तो उनको किस नाम से जाना जाता है? बैक्टीरियोफेगस या फिर जीवाणु भोजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लाल मृदा में लाल रंग का कारण क्या होता है? जल्दी से बताइए कि लाल मृदा में लाल रंग का कारण क्या होता है? लोहे का व्यापक प्रसरण, लोहे की अधिक मात्रा, तांबे की अधिक मात्रा, या इनमें से कोई सा नहीं? जल्दी से बताएंगे कि लाल रंग में यानी लाल मृदा में लाल रंग क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है? लोहे की व्यापक प्रसरण, लोहे की अधिक मात्रा, तांबे की अधिक मात्रा, इनमें से कोई सा नहीं? जल्दी से बताएंगे। तो यार अगर आपसे पूछता है लाल मृदा में लाल रंग, तो ये होता है लोहे की अधिक मात्रा अर्थात आयरन ऑक्साइड के कारण। किसकी अधिकता के कारण? लोहे या फिर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मृदा का लाल रंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रस शोषक कीटों में, नेक्स्ट क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिए कि रस शोषक कीटों हेतु कौन सा विष समूह है अर्थात पॉइजन ग्रुप का प्रयोग किया जाता है? आमाशय विष का, विषचारा का, दहिक या सर्वांगी विष का, या फिर स्पर्शी विष का? जल्दी से बताएंगे कि जो रस शोषक कीट होते हैं, जो रस शोषक कीट होते हैं, तो इनके लिए किस पॉइजन ग्रुप का प्रयोग किया जाता है? आमाशय विष का, विषचारा का, दहिक या सर्वांगी विष का, या फिर स्पर्शी विष का? जल्दी से बताइए रस शोषक कीटों का कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? तो यार अगर आपसे पूछा था रस शोषक कीटों के, तो इनका कंट्रोल किया जाता है दहिक या सर्वांगी विष के द्वारा अर्थात सिस्टेमिक जो पॉइजन है, तो इस ग्रुप का प्रयोग किया जाता है मुख्यतः रस शोषक कीटों को नियंत्रित करने के लिए। किसका प्रयोग किया जाता है? दहिक या सर्वांगी विष का। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रचुर खनिज अर्थात कौन सा ऐसा प्रचुर खनिज है जिसकी उपस्थिति के कारण मृदा अर्थात यार जो काली मृदा होती है इसका काला रंग क्यों होता है? यानी कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण जो काली मृदा होता है इसका काला रंग होता है? जल्दी से बताइए। जस्ते के कारण, एल्यूमिनियम कारण, तांबा के कारण, या फिर मैंगनीज के कारण? जल्दी से बताएंगे कि किस खनिज की उपस्थिति से काली मृदा का रंग काला होता है? जस्ते के कारण, एल्यूमिनियम कारण, तांबा के कारण, फिर मैंगनीज के कारण? तो यार अगर आपसे पूछ सकता है काली मृदा का काला रंग, तो ये होता है मैंगनीज तत्व की अधिकता से। ठीक है, मैंगनीज प्रचुर खनिज उपस्थिति के कारण काली मृदा का रंग काला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मृदा में नमी की मात्रा बढ़ने पर मृदा की उष्मीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोबारा पढ़ लीजिए क्वेश्चन को कि मृदा में नमी की मात्रा बढ़ने पर मृदा की जो उष्मीय चालकता होती है, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसमें चालकता घटेगी, बढ़ेगी, कोई परिवर्तित नहीं होगा, फिर इनमें से कोई सा नहीं? जल्दी से बताएंगे कि मृदा में अगर मान लीजिए नमी की मात्रा बढ़ रही है, तो उससे उसमें चालकता पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है? यानी उसमें चालकता घटेगी, बढ़ेगी, कोई परिवर्तित नहीं होगा, या फिर इनमें से कोई सा नहीं? जल्दी से बताएंगे कि उसमें चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यार खाना अगर मान लीजिए कि नमी की मात्रा बढ़ती है, ठीक है, मृदा की जब नमी की मात्रा बढ़ती है तो इसके साथ साथ मृदा की उसमें चालकता भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, दोनों एक साथ बढ़ती है अर्थात मान लीजिए कि मृदा की जो नमी की मात्रा है ये बढ़ेगी, तो यार उसमें चालकता भी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर मान लीजिए नमी की मात्रा घट रही है तो इसके साथ साथ यार उसमें चालकता है इसमें भी क्या होगी? घटोतरी हो गया अर्थात ये भी घट जाएगी। ठीक है, यार दोनों एक समान होती है, दोनों एक दूसरे के समानांतर होती है अर्थात अगर मान लीजिए नमी की मात्रा घट रही है तो ये भी घटेगी, अगर मान लीजिए नमी की मात्रा बढ़ रही है तो मृदा की उसमें चालकता भी क्या गई? बढ़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो? तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फोटो, सब जब तक लीजिए सब बाय बाय, टेक केयर। और इसके साथ साथ आपके जितने भी हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चंस को सोल्व किया है, इनमें से आपके कितने सही हुए हैं, कितने आपके गलत हुए हैं, और कितने आपने अटैम्प्ट नहीं किए हैं, ये आपको डायरेक्ट कमेंट करना है। ठीक है, कितने आपके सही हुए हैं, कितने आपके रॉन्ग हुए हैं, और कितने आपने अटेंड नहीं किए हैं, तो ये आपको डायरेक्ट कमेंट करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ जब तक लीजिए बाय बाय, टेक केयर।